Hello everyone, very good morning. Let us start with a very interesting revision lecture. और आज मैं आपको क्या रिवाइज कराने वाला हूं बेटा? आज मैं आपको रिवाइज करा के देने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। वो है आपका क्या बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट वाला चैप्टर, राइट? कॉस्ट शीट वाला चैप्टर हर एग्जाम में हमें पूछा जाता है, तो चलिए इसे पक्का करते हैं। कॉस्ट शीट होती क्या है? सो कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए डॉक्यूमेंट जो आपको डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता है, बराबर है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपको डिटेल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, दैट इज द कॉस्ट शीट, राइट? एक कॉस्ट शीट में हम लोग हमेशा जो एक्सप्रेस करते हैं कॉस्ट, वो हमेशा फंक्शनल बेसिस पे होती है। फंक्शनल मतलब किस बेसिस पे? तो बेटा आप क्या दिखाते हैं वहां पे? आप दिखाते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक बार प्राइम कॉस्ट हमें मिल जाए, एक एक करके हम ओवरहेड्स ऐड करते जाते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, एक एक करके ये सब ऐड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, राइट? फंक्शंस के बेसिस पे हम हमारा कॉस्ट शीट जो है बेटा उसे बनाते हैं, ठीक है? सो ये होता है हमारा कॉस्ट शीट का क्लासिफिकेशन। हमेशा याद रखिएगा, हमारी कॉस्ट शीट कौन से बेसिस पे बनती है? फंक्शंस के बेसिस पे बनती है। नेक्स्ट, अब इसमें कॉस्ट शीट में हेड्स कौन कौन से हैं? तो कॉस्ट शीट में सबसे पहला हेड आता है प्राइम कॉस्ट, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये चार हेड्स में हमारी कॉस्ट शीट बटी हुई होती है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट में टोटल होगी बेटा डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इन तीनों का टोटल, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस का ही टोटल प्राइम कॉस्ट होता है, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इससे आपको मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी चाहिए, क्या अगर रिटर्न्स रहेंगे तो वो भी यहां एडजस्ट होगा? यस, रिटर्न्स ऑन रॉ मटेरियल वो भी आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गुड्स हमारे पास से चले गए हैं, ठीक है? सो opening plus purchase less returns less closing stock will give you the raw material consumed, okay, या direct material consumed। नेक्स्ट, इसके बाद आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या हमें लेना पड़ता है। बेटा हमने हमेशा स्टडी किया है कि मटेरियल कॉस्ट में आपको हर वो खर्चा लेना चाहिए जो आपके यहाँ पर लाने के लिए लगता है। जैसे उसके बेसिक कॉस्ट ले लीजिए, उसके लिए लगने वाला फ्रेट ले लीजिए, उसके बाद उसको लगने वाला अपने पास पहुंचाने तक का इंश्योरेंस ले लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट अगर हमें कुछ मिलता है उसमें तो वो कम कर लीजिए, और उसके बाद अगर कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस हैं तो उसको कब लेना है? अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल ना हो। अगर इनपुट क्रेडिट या रिफंड हमें मिल जाता है तो हमें मटेरियल कॉस्ट को नहीं लेना है, तो फिर मतलब ड्यूटीज और टैक्स को नहीं लेना है, ठीक है? अगर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो कॉस्ट में ऐड होंगे। याद रखो, याद रखो, याद रखो, इस क्वेश्चन को याद रखो, इस टॉपिक को याद रखो। ड्यूटीज और टैक्स जो होते हैं वो कब लेना कब नहीं लेना। अगर हमें रिफंड मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, हमारा पैसा हमें वापस आ जाएगा, तो फिर हमें कॉस्ट में नहीं लेना। और अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, तो हमें कॉस्ट में ऐड कर देना उसको, ठीक है? सो दैट इज नथिंग बट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्ट लेबर आता है। लेबर का क्या करते हैं? जो एम्प्लॉइज डायरेक्टली प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं उसे डायरेक्ट लेबर कहते हैं, जो डायरेक्ट गुड्स दे रहे हैं या डायरेक्ट सर्विसेज दे रहे हैं हमें। अब इसके लेबर के खर्चों में क्या क्या लिया जाता है? उनकी वेजेस, उनकी सैलरी, उनको मिलने वाले सारे अलाउंसेस, सारे इंसेंटिव्स, उनको मिलने वाला ओवर टाइम का पेमेंट, उनको मिलने वाले बोनस के पेमेंट्स, एक्सग्रेशिया पेमेंट्स। इसके अलावा उनके लिए हम लोगों ने जितना भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया अपने जेब से, वो सब कुछ इनके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और फिर इन दैट केस हम लोग अगर उन्हें कुछ मेडिकल लीव्स दे रहे हैं, वो भी पैसा देकर, हम लोग उन्हें फ्री फूड दे रहे हैं, सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं, या हम कुछ लीव ट्रैवल कंसेशंस दे रहे हैं, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो ये सब कुछ डायरेक्ट लेबर में ऐड हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपका एम्प्लॉय को आप जितना रुपया दे रहे हो ना, वो सब इसमें आता है। लेकिन कौन सा एम्प्लॉय? जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन आने वाला है? वो मजदूर जो ब्लू कलर के कपड़े पहन के आपके बराबर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन हर बार से वो प्रोडक्शन नहीं करते, सर्विसेज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में
मटेरियल जो लगने वाला है वो छोड़कर और डायरेक्ट लेबर जो लगने वाला है वो छोड़कर, इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं जो 1 to 1 ट्रेस किए जा सकते हैं विद द फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो और कुछ नहीं, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स में आ जाता है यूटिलिटीज का खर्चा। यूटिलिटीज यानी पावर, फ्यूल, स्टीम, ये सब यूटिलिटीज जो होती है ना बेसिकली, तो ये सब का लगने वाला जो खर्चा होता है ये आपको इसमें लेना पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। रॉयल्टी अगर हम कुछ दे रहे हैं फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेज, ठीक है, तो वो हमें यहां पे लेनी पड़ती है, लेकिन वो प्रोडक्शन के रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, तो वो आपको यहां पे ऐड कर देना है, उसका हायरिंग का खर्चा। नेक्स्ट, अगर हम कुछ टेक्निकल असिस्टेंस ले रहे हैं, नो हाउ ले रहे हैं, बराबर है, तो उसके लिए लगने वाली कुछ फीस अगर होगी तो वो भी यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स एक्सेट्रा, मतलब अगर हम लोग कुछ मोल्ड्स ले रहे हैं, पैटर्न्स ले रहे हैं फॉर डिजाइनिंग और समथिंग लाइक दैट, पेटेंट्स हम लोग ले रहे हैं फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्शन, तो उसका जो अमोर्टाइज कॉस्ट होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट, सर्विस, स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, तो हमें प्रोडक्ट, सर्विस, स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग का जो भी खर्चा होगा, स्पेसिफिक, प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड स्पेसिफिक। ओके, आपको वो खर्चा लेना है जो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर जॉब के लिए था, उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए था जो हमारे इस जॉब में लगने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वगैरह है तो वो, ठीक है, और अगर और भी कोई खर्चा है जो डायरेक्टली रिलेट हो सकता है तो वो आपको लेना है। बेटा इसमें से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए? आपको ये कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज ध्यान रखना चाहिए, आपको ये हायरिंग चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट याद रखना चाहिए, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स और पैटर्न्स याद रखने चाहिए, और स्पेसिफिक खर्चे अगर कोई है तो वो याद रखना चाहिए कि ये सब डायरेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, ये सबका सब डायरेक्ट का पार्ट है। इनफैक्ट रॉयल्टी भी एक बार आप ध्यान में रख सकते हो कि रॉयल्टी अगर आया तो वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही ऐड हो जाएगा। यूटिलिटीज का खर्चा क्या हो जाता है ना, यहां पर ये जो खर्चे जब एग्जाम में आते हैं ना, हमें बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि यार इसे ओवरहेड्स में लेना है या इसे यहां पे लेना है। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हमें काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये 5 चीजें तो आप याद रखो ही रखो, यूटिलिटीज, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पैटर्न्स, और लास्ट स्पेसिफिक खर्चे, स्पेसिफिक डिजाइनिंग, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर। ठीक है, ये सब स्पेसिफिक खर्चे जो है ना वो आपको कॉस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, सो रिमेंबर इट दैट वे। इसके बाद में अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट तक तो हम पहुंच गए। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या क्या होगा, एक बार जरा इस फॉर्मेट को अच्छे से देखिए। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते आपको मिलता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। हर जगह पर याद रखना आपको ओपनिंग ऐड ही करना है और क्लोजिंग लेस ही करना है। हर एक जगह पर आपको ओपनिंग ऐड ही करना है, क्लोजिंग लेस ही करना है। रॉ मटेरियल्स में भी, वर्क इन प्रोग्रेस में भी, और आगे फिनिश गुड्स में भी वैसा ही होगा। ठीक है, सो ओपनिंग ऐड कर लीजिए, क्लोजिंग लेस कर लीजिए। ठीक है, सो प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, यू गेट द फैक्ट्री कॉस्ट, यू गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। वैसे ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसे लिखते नहीं है, ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट को हम लोग ज्यादातर लिखते नहीं, हम सीधा सीधा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कर लेते हैं, यू गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आती है 5 चीजें। कितनी? 5, याद रखना। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 चीजें होती है, F फॉर 5। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में 5 चीजें, कौन कौन सी? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली। ठीक है, जो बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे, इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी आगे आते हैं। क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप वैल्यू बेच के अगर कुछ पैसा मिला तो वो यहाँ पे लेस होता है, वो एक ही चीज है जो लेस होने वाली है, बाकी कोई चीज लेस नहीं होती, सिर्फ ये एक ही चीज है जो लेस होती है। और प्राइमरी पैकिंग यही इंक्लूड हो जाती है, राइट, प्राइमरी पैकिंग यही इंक्लूड हो जाती है। तो चलो अगर मैं आपसे कहूं एक इन जनरल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो जो स्टडी किया है बेटा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट मटेरियल, फिर हमने देखा डायरेक्ट लेबर, फिर देखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए हमने क्या देखा? डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम लोगों ने देखा ओपनिंग रॉ मटेरियल,
बराबर है, ओपनिंग आरएम, उसके बाद एड परचेजेस, उसके बाद में लेस क्लोजिंग आरएम, राइट, लेस क्लोजिंग आरएम। ये कर लेने के बाद आरएम कंज्यूम यानी डायरेक्ट मटेरियल मिलता है, फिर लेबर और एक्सपेंस ऐड करके प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद तीन चीजें जिससे वर्क्स कॉस्ट मिलेगी। प्राइम कॉस्ट के बाद तीन चीजें कौन कौन सी? फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड, और फिर आप लेस करेंगे क्या? लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ये सब करके आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। और फैक्ट्री कॉस्ट एफ से स्टार्ट होने वाला, इसके आगे पांच आइटम्स, पांच कौन कौन से? एक है क्वालिटी कंट्रोल जो ऐड होगा, एक है R&D ऐड होगा, एक है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये आपको यहां पे लेना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहां नहीं आता। इसमें से आपको क्या लेस करना है? आपको लेस करना है स्क्रैप वैल्यू या रिकवरीज, जिसे हम लोग स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं, तो ये आप लेस करते हैं और प्राइमरी पैकिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऐड करके आपको क्या मिल जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट में सब ऐड करके यू गेट द COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ सो दिस वाज द फॉर्मेट। नाउ अब फैक्ट्री, वैसे प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकिंग बेसिकली जो उसे इसेंशियल होती है होल्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। सो वो होता है प्राइमरी पैकिंग। अब एक एक करके थोड़े से एग्जांपल्स हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले तो वर्क्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबका मतलब एक ही है। वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबका मतलब एक ही है। नेक्स्ट, अब फैक्ट्री ओवरहेड में आता क्या क्या है? जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, जो कंज्यूम हो जाएंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्ट्री और बिल्डिंग और मशीन का डिप्रिसिएशन, इसके अलावा प्रोडक्शन असेट्स का लीज रेंट, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। सिंपल वर्ड में मैं अगर आपसे कह दूं, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में ही आते हैं। याद रखना, प्रोडक्शन के रिलेटेड या फैक्ट्री के रिलेटेड होने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे वो सब फैक्ट्री ओवरहेड है। आप खुद इमेजिन करने की कोशिश करो, हमने फैक्ट्री की फोटोज देखी हैं, बराबर है। फैक्ट्रीज में हम लोगों ने देखे थे लाइटिंग्स लगे हुए हैं, क्लीनिंग होता होगा, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, बराबर। ये सारे खर्चे और कुछ नहीं बेटा, फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल लगने वाला, फैक्ट्री की मशीन्स और बिल्डिंग्स जो वहां पे है उन सबका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री में जो असेट्स लाई गई हैं उनका लीज रेंट, ठीक है। लेकिन ये 1 to 1 नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं होना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस मशीन्स, इन सबका रिपेयर मेंटेनेंस, अच्छा, मशीन्स का भी, बिल्डिंग्स का भी। जितने इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ठीक है, जो डिजाइन्स बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट के खर्चे। इसके अलावा सारी मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, WIP, ये भी काम का, यहाँ रॉ मटेरियल और WIP का इंश्योरेंस, ठीक है, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, ये कौन सा इंश्योरेंस है? हमारे पास आने के बाद का इंश्योरेंस है, ठीक है। हमारे पास पहुंचाने तक का इंश्योरेंस कहां आ गया? डायरेक्ट इसमें आ गया, डायरेक्ट मटेरियल में। लेकिन एक बार गुड्स आ गए, उसके बाद में का जो इंश्योरेंस होता है ना, वो यहां पर आ जाता है। नेक्स्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग, ठीक है, तो वो सब यहां पे आ जाएगा। और अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है तो वो भी बेटा यहीं पे आता है, ठीक है। तो दिस आर फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद क्या आता है? सो वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? हम लोग यहां तक तो आ गए थे, COP तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ गए थे। अब इसमें क्या एडजस्ट करें तो वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इज वेरी सिंपल, आपको बस ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करना है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करना है, ठीक है। ये एक्चुअली पढ़ने में थोड़ा इजी है, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट, एक बहुत प्यारी एडजस्टमेंट आती है जो मैं रिवीजन लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी आने वाली है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड, ओपनिंग FG ऐड, और लेस क्या करोगे? क्लोजिंग FG आपको लेस कर लेना है। ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट,
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग एक बार निकाल लिए, इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें एक्चुअली 4 चीजें ऐड हो जाती है। कई बार हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ लिख देते हैं, याद रखिएगा। कई बार पैकिंग के खर्चे को भी डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिया जाता है, इट्स ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आपको क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा कैसे, आपको 4 चीजें ऐड करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल वाले, सेलिंग के खर्चे, पैकिंग का खर्चा, सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो जनरल वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो जनरल वाले हैं, उसके बाद में यहां पर आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब ऐड करना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नाम से भी आप ऐड कर सकते हैं, और सेकेंडरी पैकिंग याद रखना, आप अगर साथ में भी ले लेते हैं तो भी चलता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनर ने मार्क्स किस चीज पे अलॉट किए हैं, उसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक एक से किया हुआ है अलग अलग, या एक साथ ही रखा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग, और इससे आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट मिला देना तो हमें मिल जाता है बेटा सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर लें तो हमें मिल जाता है सेल्स, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पे आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कई बार आपको है ना एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट यू वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा ये मेरा आंसर आ रहा है 10 lakhs। कितना आंसर आया बेटा, ये आंसर आया मेरा 10 lakhs, ठीक है। और मैंने आपको एडजस्टमेंट दी कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट इज यू कैन से द प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं 20% ऑन कॉस्ट। अगर ऐसा एडजस्टमेंट आया तो आप क्या करोगे, इसका सीधा सीधा 20% कर लोगे, बराबर है। 20% ऑन कॉस्ट अगर बोला तो कॉस्ट पे सीधा 20% कर देना, बराबर है। सो आपको सेल्स का फिगर मिल जाता है, राइट। अब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या बोला जाता है पता है, आपको यह बोला जाता है द प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। अब क्या करना, प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल्स। जब ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो आपको समझ लेना अपने पास कॉस्ट अवेलेबल है, सेल्स का 20% प्रॉफिट है। जरा सोचना, सेल्स का 20% प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स का 80% कॉस्ट होना चाहिए, राइट। सेल्स का 80% कॉस्ट होना चाहिए। अगर सेल्स का 20% प्रॉफिट है तो सेल्स का 80% कॉस्ट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस 10 लाख को 80% से ही डिवाइड करोगे, तब जाके आपको सेल्स मिलेगा, ठीक है। आप इस 10 लाख को 80% से ही डिवाइड करोगे तब जाके आपको सेल्स मिल जाएगा। इस एडजस्टमेंट को प्लीज हमेशा याद रखिएगा। आपको प्रॉफिट का मार्जिन किस पे दिया है ना, वो याद रखना है। अगर प्रॉफिट का मार्जिन कॉस्ट पे ही है, जैसे कॉस्ट अपने को मिल गई है और प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट, सपोज 25% ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका 25% प्रॉफिट पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर हमें सेल्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको बोला है कि नहीं ये 25% ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये आपका है 25% ऑफ सेल्स, तो फिर आप क्या करोगे, अगर ये 25% ऑफ सेल्स है तो ये डेफिनेटली 75% ऑफ सेल्स होना चाहिए, और फिर आप क्या करिए, इसे 75% से ही डिवाइड करा लीजिए तो आपको मिल जाएगा सेल्स का अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ता है। तो प्रॉफिट मार्जिन किस पे दिया हुआ है ना, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। कॉस्ट पे है तो सीधा निकाल लेना, सेल्स पे है तो बचा हुआ जितना परसेंट है उससे कॉस्ट को डिवाइड करके आपको 100% का फिगर मिल जाता है, एंड देन यू गेट द प्रॉफिट एज द बैलेंसिंग फिगर। Then you always get the profit as the balancing figure, this minus this, ठीक है। So always be very careful while solving the profit part, okay, because I have seen lot of students commit mistakes in this. चलो, if you have any queries please you can ask me any time, right। आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमने पूरा फॉर्मेट देख लिया है, राइट। अब एक एक करके थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स,
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड खर्चे, याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बेटा कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पता है? आपके दिमाग में आना चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिस जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बराबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, जनरल मैनेजर का सैलरी, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ही पार्ट है। जिस ऑफिस में ये सब हो रहा है, जिस ऑफिस में पूरे मैनेजमेंट को किया जा रहा है, उस ऑफिस के जो जो खर्चे हैं वो सब यहां आएंगे। उस ऑफिस के जितने खर्चे हैं, ऑफिस का बिल्डिंग बोलो, उसका रेंट बोलो, उसका डिप्रिसिएशन बोलो, उसके रिपेयर्स बोलो, वो सब चीजें जो आप सोच सकते हैं, उसका इंश्योरेंस भी बोलो, ठीक है, वो सब चीजें जो आप सोच सकते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ही पार्ट है जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के काम में आता है। कुछ एग्जांपल्स के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला है कॉर्पोरेट ऑफिस का जो है वहां का बिल्डिंग का, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, वहां पे लगे हुए एम्प्लॉयज, अकाउंटेंट्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, उनके सैलरीज वगैरह, वहां पे लगने वाला रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ऑफिस के खर्चे, बराबर है। वहां पे देखो, अब मैंने आपको कॉर्पोरेट ऑफिस याद करने को कहा ध्यान में, तो फिर वहां पे ऑब्वियस बात है प्रिंटर्स लगे हुए होंगे जहां प्रिंटिंग होती होगी, स्टेशनरीज लगती होंगी, ऑफिस सप्लाईज होती होंगी, ये सब इनडायरेक्ट मशीन आ जाती है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, ये बात याद रखिएगा, बाकी तो सब आप आराम से याद रख लेते हैं। ऑफिस में ही आपको काफी सारे लीगल खर्चे, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्टर सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, मीटिंग के खर्चे, ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में ही लेना है, ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में ही लेना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, तो लीगल जितने भी खर्चे हैं ना वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव में। सेलिंग, बेचने के लिए लगने वाला खर्चा, इसमें कौन कौन सा आता है बेटा? आपके सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, राइट, सेल्स डिपार्टमेंट और उसमें लगे हुए एम्प्लॉयज जो माल बेच रहे होते हैं, उसके लिए उनके पास जो गाड़ियां वगैरह होंगी उसका डिप्रिसिएशन, उनका कोई ऑफिस होगा सेल्स ऑफिस तो फिर वहां का रेंट, मेंटेनेंस। नेक्स्ट, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स के खर्चे में आता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए ही होता है, बराबर है। वेबसाइट मेंटेनेंस जिसमें ऑनलाइन सेल्स होता है, मार्केट रिसर्च, एवरीथिंग। अब आते हैं बेटा सेकेंडरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग पे। स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइमरी पैकिंग किसे कहते हैं, सेकेंडरी पैकिंग किसे कहते हैं। अब भाई ये एक मैंने चॉकलेट का फोटो आपके सामने रखा हुआ है, चॉकलेट जो है, जो चॉकलेट का रैपर है जिसके अंदर चॉकलेट सेफ रहती है और कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम करते हैं, ये प्राइमरी पैकिंग। लेकिन वो चॉकलेट कभी भी जब हम खरीदने जाते हैं तो एक बड़े पैकेट में आती है जिसके अंदर छोटी छोटी चॉकलेट्स होती हैं, तो ये है सेकेंडरी पैकिंग। उसके अलावा वो जब ली दी जाती है तो वो पूरे एक बॉक्स में आती है और जब ट्रांसपोर्ट होती है तो ऐसे बड़े बड़े रैक्स में ट्रांसफर की जाती है, ये सब आगे का हमारे लिए सेकेंडरी पैकिंग ही है, ये बात याद रखिएगा। प्राइमरी छोड़ के आगे का जितना भी है सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सब के सब हमारे लिए सेकेंडरी ही है, ठीक है, जिसमें स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कस्टमर को प्रमोट करने के लिए, वो सब चीजों के लिए काम आता है, दैट सेकेंडरी पैकिंग। तो ये जो पैकिंग है ना, ये वाला पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, ये कहां पर ऐड हो जाता है याद है आपको? प्राइमरी पैकिंग फैक्ट्री कॉस्ट में अपन ऐड कर देते थे इसको और इससे हमें मिल जाता था सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और बाकी का जो सेकेंडरी पैकिंग है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डाल सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, आप अलग से सेकेंडरी पैकिंग बोल के भी ले सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने का खर्चा, अवेलेबल कराने तक का खर्चा, इसमें क्या क्या आ जाता है? बेसिकली आपकी डिलीवरी वैन्स होंगी, राइट, आपकी डिलीवरी वैन्स होंगी, उसमें लगे हुए एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉयज एंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। नेक्स्ट, उसमें लगी हुई डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स का डिप्रिसिएशन, हायर चार्जेस, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। So finally we are done with cost sheet. Let's have just a quick overview. RM consumed, बराबर है, RM purchase, उसके खर्चे, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किया, RM कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, वी गेट द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच जाने के बाद उसके बाद प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचने के लिए आपको फैक्ट्री के ओवरहेड लेने पड़ते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग WI पे एडजस्ट करनी पड़ती है। पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस वगैरह फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही आता है, इसको भी एक आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ये कहां पे आता है? ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। नेक्स्ट, ओपनिंग क्लोजिंग WIP हुआ, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, फैक्ट्री कॉस्ट में पहुंच जाने के बाद आपको 5 चीजें लेनी होती थी, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5, क्वालिटी कंट्रोल,
उसके बाद R&D के खर्चे, प्रोडक्शन के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, स्क्रैप वैल्यू कुछ है तो लेस, और प्राइमरी पैकिंग ऐड, ये करके सीओपी मिलता है। सीओपी आ जाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग एफजी एडजस्ट किया, यू गेट द सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में आपको 3 चीजें हैं, एक्चुअली 4 कह सकते हैं, सेकेंडरी पैकिंग लेकिन कई बार डिस्ट्रीब्यूशन में ले लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड सेकेंडरी पैकिंग। ओके, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से फिर प्रॉफिट आ जाता है। कौन कौन से वो चीजें हैं जो आपको मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है ना कॉस्ट शीट का, उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे एबनॉर्मल खर्चे, एबनॉर्मल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते, उसे बिल्कुल हम कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल बिल्कुल कॉस्ट शीट में नहीं लिया जाता है। सब्सिडी, ग्रांट्स और इंसेंटिव्स, जितना पैसा हमें गवर्नमेंट से रिफंड आ जाता है सब्सिडीज के तौर पर, ग्रांट के तौर पर, इंसेंटिव के तौर पर, उसे सीधा सीधा आपको कॉस्ट में से लेस कर लेना है, ठीक है। वो जिसके लिए भी आपको मिला है उसे उसकी कॉस्ट में से लेस कर लेना है, ठीक है। तो सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव लेस करो, एबनॉर्मल खर्चों को बिल्कुल मत लीजिए। इसके बाद आता है बेटा पेनल्टीज, फाइन्स, डैमेजेस, डिम्यूरेज, ठीक है। तो डिम्यूरेज इज अगेन अ पेनल्टी लेविड बाय द ट्रांसपोर्टर। सो ये सब जितने भी फाइन्स है, पेनल्टीज है, हम सब जानते हैं कि फाइन्स और पेनल्टीज कॉस्ट का पार्ट नहीं होते, दे नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट के खर्चे बेटा दे आर ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्टिंग, ओके, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लिए जाते, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सम कॉस्ट शीट आइटम्स। सो कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस क्या है, ये एकदम सिंपल है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे होंगे। कॉस्ट फिगर मिल जाता है, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है, कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, सेलिंग प्राइस सेट करने में आपको हेल्प होती है, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोलिंग की जा सकती है। तो चलो अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं कि ये कॉस्ट शीट को कैसे सॉल्व किया जाता है। From the following particulars, you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. What you can do is, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। आप वीडियो को या तो पॉज करके भी कर सकते हैं बाद में, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा मेरे साथ साथ में सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेरीज होंगी तो बेटा तुरंत पूछ लीजिएगा, ओके। From the following particulars, you are required to prepare a monthly cost sheet of Aditya Industries. Opening inventories have been given, RM, WIP, finished goods. They have specified the quantity as well. क्लोजिंग इन्वेंट्री, RM, WIP एंड FG का उन्होंने अमाउंट नहीं दिया, ये एडजस्टमेंट मेरे को आपको सिखाना था, ठीक है। ये बहुत काम का एडजस्टमेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट, RM purchased is for 1 crore 44 lakh. You have GST जिसका ITC अवेलेबल है, wages paid to production workers, expenses for utilities. उसके बाद में आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, उसके अलावा ट्रैवलिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ, सेलिंग के खर्चे, मशीन आवर्स वर्कड, machine hour rate is given, units sold is given, units produced is given, desired profit is 15% on sales, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो उसने मंथली कॉस्ट शीट कही थी, एक्चुअली सही बताऊं तो मंथली कॉस्ट शीट के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्ट पूछा गया है, हमें सिर्फ कॉस्ट पूछा गया है, लेकिन उसने डिजायर्ड प्रॉफिट कहा है तो मैं एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी इसके लिए बना लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग RM मुझे मिला, क्लोजिंग RM दिया हुआ है, ठीक है, और परचेजेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल पूरा फॉर्मेट हमें बनाना चाहिए। तो चलिए अब पूरा फॉर्मेट हमें बनाना है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, मैं एक रफ पार्ट जो है ना उसे पहले बना लेता हूं, ठीक है, जिससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी चीज को कहां कहां डालना है। तो सबसे पहले आ जाता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसके नीचे 3-4 लाइंस में छोड़ देता हूं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें एक एक ही आइटम्स थे, डायरेक्ट एक्सपेंस में शायद 1-2 है। इसके बाद आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, एग्जाम जब आप कर रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले एक बेसिक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए और उसके बाद आप सॉल्विंग करिए। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स,
फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेने के बाद 2-3 लाइंस में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ओवरहेड्स कई बार काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 2-3 लाइंस छोड़ देता हूँ और उसके बाद में ऐड ओपनिंग WIP। वैसे मैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और क्या बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ये ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेस क्लोजिंग WIP, इससे मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐसे तो 5 चीजें आती हैं, बराबर है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐसे तो 5 चीजें आती है, लेकिन 5 चीजों में से इस बार ना रिकवरीज मुझे दिख रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना क्या बोलते हैं और भी कुछ ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है, ठीक है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल, R&D, प्राइमरी पैकिंग, इसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। रिकवरीज वहां पे है नहीं, बराबर है। और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो भी यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो क्वालिटी नहीं है, R&D नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, प्राइमरी पैकिंग नहीं है, और इसके अलावा रिकवरीज भी नहीं है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है इन शॉर्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा फैक्ट्री कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह के इसमें एडलेस क्या बोलते हैं एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वैसे तो इस बार ये बिल्कुल नील है, तो आप नहीं भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको मजा आने वाला है। एड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG। ये कर लेने के बाद आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद में आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाने के बाद में आप ये जो सेलिंग वेलिंग के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, वो यहाँ पे ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, याद रखना थोड़ा बहुत फॉर्मेट इधर उधर हुआ ना चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइनल आंसर मैच होना चाहिए बस, ठीक है। सो ये ले लिया, सेलिंग के ओवरहेड्स ले लिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से मैं एक प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बना लूंगा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट, व्हाट आई गेट इज सेल्स फैक्टर। चलो, तो एक फॉर्मेट मैंने पूरा रेडी कर लिया है यहां पर, बराबर है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही फॉर्मेट बना लेना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आपको RM परचेज, हम ऑब्वियसली बात है पहले एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। कभी भी आपको दिया हुआ है मशीन आवर्स वर्क्ड और मशीन आवर रेट, ठीक है। अब मशीन आवर्स वर्क्ड और मशीन आवर रेट से क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मशीन आवर वर्क मतलब आपका हमने 21,600 घंटे काम किया और मशीन आवर रेट है 8 रुपए। इसका मतलब हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो 1 घंटे के 8 रुपए के आसपास हैं, जो हम लोग रिकवर करते रहते हैं। तो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसमें हम लोग इसको वर्किंग करेंगे। मतलब 21,600 मल्टीप्लाई बाय आपको यहां पे 8 रुपए 1 घंटे का। सो 21,600 डिवाइड बाय 8, ये हो गया बेटा 2700। ये कितना हो गया 2700। तो वर्किंग है शायद, एक मिनट, 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8 तो यार है 172,800, राइट। 172,800, 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए 1 घंटे का, इतना हमारा अंदाजन ओवरहेड्स होता है। इतना बेटा हमारा अंदाजन ओवरहेड्स होता है, तो वो हमने यहां पे ले लिया। और तो कोई फैक्ट्री ओवरहेड मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूटिलिटीज वगैरह तो डायरेक्ट खर्चे में आ जाएगा, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग में जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स इतना ही है। और ये फैक्ट्री के ही क्यों है, क्योंकि मशीन ओवरहेड्स, राइट, मशीन आस पर दिए हुए हैं, यानी हम ये हमारे जरूर फैक्ट्री के ही होंगे। तो अपन इस तरीके से इसे रिकवर कर लेते हैं। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर ली। यूनिट सोल्ड है 160, लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है 1,94,000, ठीक है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है बेटा 1,94,000। समझने की कोशिश करिए,
तो हमने 1,94,000 यूनिट्स जो है बनाए हैं, तो हम लोग इसे 1,94,000 से वैसे तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग एफ जी वॉज डिफरेंट, सो 1,94,000 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, तो यू गेट कॉस्ट पर यूनिट, इतने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। वैसे हमारी इसकी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली अपने को। चलिए, ये हो गया। यूनिट सोल्ड वगैरह ये हम लोग बाद में लेंगे, ये ओपनिंग क्लोजिंग एफजी के लिए है, और प्रॉफिट वाला भी लास्ट में ही आएगा। एक एक करके करते हैं। आर एम परचेस्ड 1,44,00,000। So I'll require opening RM, opening stock of raw materials, add purchases less closing stock of RM, less closing stock of RM. So how much? 12 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक था ये, परचेजेज है 1,44,00,000। उसके बाद में है क्लोजिंग, दैट इज 14 लाख। तो हमारा नेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, इन सब का टोटल कर लीजिए। और ये जो टोटल आ रहा है इसको मैं सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूं 1,94,000 यूनिट्स के साथ। एक्चुअली तो सच बताऊं तो इसको भी 194 से डिवाइड नहीं करना चाहिए, 194 से डिवाइड करना चाहिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट आ जाने के बाद में, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग एफजी अभी तक, डब्ल्यूआईपी अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हमें एक्चुअली इसके यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है ना, इसका यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, तो आरएम और डब्ल्यूआईपी का यूनिट्स नहीं होने के कारण हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं एक काम करूंगा, हम फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद में इसका कॉस्ट पर यूनिट ले लेंगे। नेक्स्ट, ये हमारा आ गया, और इसके बाद में है ये हो गया, ये हो गया। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल्स परचेस्ड, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसका क्रेडिट मिलता है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, wages paid production workers, wages paid to production workers 36,64,000 wages paid to production workers। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज, expenses for utilities 145,600, ये ऐड हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रोडक्शन वाला तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डाल दीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस यू हैव 2652। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा क्योंकि ऑफिस स्टाफ को दिया जा रहा है। अगर सेल्स स्टाफ होता तो सेल्स ओवरहेड में डालता था 121। सेलिंग के खर्चे 646, सेलिंग एक्सपेंसेस 646। उसके बाद आपको डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, वो एडजस्ट कर लो। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग है 18 लाख, क्लोजिंग है 16,04,000, ठीक है। उसके बाद एफजी का आपको यूनिट्स दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग का, यहाँ से एक्चुअली यूनिट्स ले तो ज़्यादा अच्छा है। 960 एड ओपनिंग एफजी जो 10,000 यूनिट्स है,
स्टूडेंट्स में आज सर अगर हम लोग पहले से ही 1,94,000 से डिवाइड करते रहे कॉस्ट पर यूनिट तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो बेटा फर्क तो कुछ खास नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। रॉन्ग नहीं कहूँगा मैं उसे, लेकिन क्या बोलते हैं वो पूरा राइट भी नहीं है, ठीक है? वो रॉन्ग भी नहीं है, पूरा राइट भी नहीं है, लेकिन तो हम नहीं भी करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे अगर आकर भी कर लें उसको, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बार आपका निकल गया, क्योंकि अपने को समझ जाएगा कितना प्रोडक्शन है। यहाँ पर 194 का प्रोडक्शन है, तो इधर से 194 से डिवाइड करके आगे का बना सकते हो आप, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलो नेक्स्ट, अब क्या पेंडिंग है? सो ऑलमोस्ट तो सब कुछ हो गया है। 18 लाख, 12 लाख, 14 लाख, ठीक है। चलिए इसके बाद ये हमारा टोटल आ गया, वेजेस पेड टू फॉर प्रोडक्शन वर्कर्स, ओके। उसके बाद में 145। अब हम लोग प्राइम कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। द प्राइम कॉस्ट इज कमिंग, दिस इज द प्राइम कॉस्ट, राइट। उसके बाद उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, ओपनिंग क्लोजिंग WIP लेस किया, 18 लाख और 16 लाख 4,000, और आपको मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। एक यहाँ पे दिक्कत हो गया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM जो लेस करना था ना, वो लेस नहीं किया है, मैं लेस कर रहा हूँ उसको। यस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM लेस करना है, क्लोजिंग WIP लेस करना है। क्लोजिंग WIP बेटा लेस करना है। सो RM कंज्यूम्ड हमें मिल गया, राइट। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, उसके बाद हमें प्राइम कॉस्ट मिल गया। फिर उसके बाद हमने ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करके हमें ये मिल गया, राइट, फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो कुछ था नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा का पूरा यही आ जाएगा। उसके बाद में ओपनिंग FG था बेटा 10,000 यूनिट्स, और ये जो खर्चा है, ये खर्चा है कितने यूनिट्स का? तो दिस वाज फॉर 1,94,000 यूनिट्स। सो दिस डिवाइड बाय 1,94,000, तो हमारा पर यूनिट का आ रहा है 94.73। हमारा पर यूनिट का कितना आ रहा है? 94.73, ये पर यूनिट का आ रहा है। इसी रेट पे आपको क्लोजिंग FG मैनेज ये करना होता है वैल्यू। यही एक यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, जो 1,83,78,400 था, हमने इसे ही डिवाइड किया विथ 1,94,000 यूनिट्स, और इससे डिवाइड करके हमें एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब ये कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन है? 1,94,000 यूनिट्स, बराबर है। ये इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो इससे डिवाइड करके ये मिल गया। अब हमने इसमें ओपनिंग का खर्चा एडजस्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्लोजिंग कितना बचा। देखो, आपने 194 प्रोड्यूस किया, बराबर है, आपने 194 प्रोड्यूस किया, 10,000 आपके पास साल के शुरुआत का पड़ा था, तो हो गए 2,04,000। 2,04,000 में से 1,60 आपने बेच दिए, बराबर ना, आपने 1,60 बेच दिए। समझने की कोशिश करिएगा, 194 हमारे पास था, बराबर है, 10,000 ओपनिंग, 194 हमने प्रोड्यूस किया, 10,000 ओपनिंग का पड़ा था, तो टोटल हो गए 2,04,000। उसमें से 1,60,000 हमने बेच दिए, यानी 44,000 का क्लोजिंग FG होना चाहिए। सो दिस इंटू 44,000, सो ये आ रहा है 41,68,297, ठीक है। तो ये हमें निगेटिव में लेना पड़ेगा यहां पे। सो ये हमारा आ जाएगा 1,51,70,103। समझने की कोशिश करिए बेटा, हमने इसे कैसे निकाला है। ओपनिंग स्टॉक का FG था, ओपनिंग है 10,000 का, हमने नया प्रोड्यूस किया 194, तो मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 2,04,000 हो गए। उसमें से 1,60,000 तो बचा है मेरे पास, उसमें से 1,60,000 बचा है, तो मेरे पास 44,000 यूनिट्स रहे होंगे जो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में होने चाहिए। जो अभी भी बेटा क्लोजिंग स्टॉक में होने चाहिए, देयर शुड बी 44,000 यूनिट्स, राइट। दिस माइनस दिस इज गिविंग 34 और ओपनिंग का 10, ऐसे 44,000 मेरे पास होंगे, और उसका वैल्यूएशन उसी रेट पे होगा जिस रेट पे अपना ये प्रोडक्शन आया था। सो दैट इज 41,68,297। और उसके बाद हमने सम अप किया, फिर बस आपको बाकी के खर्चे जोड़ देने हैं।
तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। तो हमें बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो मिल जाएगा 1,85,89,103। ये हो गया बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार हमारा आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार हमारा आ गया। अब उसने क्या कहा था? उसने आपसे कहा था कि हमें 15% सेल्स पे प्रॉफिट चाहिए है। तो अगर 15% आपको सेल्स पे प्रॉफिट चाहिए है तो बेटा सीधा सीधा हिसाब है कि ये 85% होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे 85% से डिवाइड कर लीजिए तो आपको 100% मिल जाएगा। और फिर इनका जो गैप होगा वो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, वो हम सीधा सीधा प्रॉफिट बोल के ले लेंगे। ठीक है, सो दिस वे इट कैन बी इजीली वर्कड आउट। तो ये 94.73 है, ये भी 94.73 पे गया हुआ है और ये भी 94.73 पे ही। ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये एक्चुअली 1,60,000 यूनिट का है जिसमें ओपनिंग एफजीबी है, तो इसका रेट थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए मैंने आगे का फिल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को एनयूएचएस मंथली कॉस्ट शीट बोली गई है। ठीक है, सो अपने को पर यूनिट का ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि निकालना ही है, तो हम निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, इन केस यू वांट टू फाइंड तो फिर हम डेफिनेटली इसे भी डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे इट वर्क्स। बेटा यहां पे किसी को कोई डाउट इस फर्स्ट क्वेश्चन में? इस फर्स्ट क्वेश्चन में कोई क्वेरीज? चलो आगे चलते हैं फिर। Let's move to question number 2 now. In question number 2, क्वेश्चन 2 का एक स्लाइड ये हो गया है, just give me a second. Just give me a second. This is your question number 2. चलिए, so A Limited has a capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Its works cost at varying levels of production is as under. आपको अलग अलग लेवल्स का बेटा वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है। जैसे लेवल 10% है तो उसका वर्क्स कॉस्ट है 400, 20% है तो 390, 30% है तो 380 एंड सो ऑन। तो उसका वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसका वर्क्स कॉस्ट बेटा दिया हुआ है। नाउ is fixed administration expenses amount to 1,50,000, fixed marketing expenses 2,50,000 per month and variable distribution cost is 30 per unit आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन खर्चे डायरेक्ट आपको दिए हुए हैं, एक फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के, मार्केटिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के। बहुत बढ़िया। It can sell 100% of its output at 500 per unit provided it incurs the following further expenditure, यानी वो अपना 100% आउटपुट बेच सकता है 500 रुपए के हिसाब से, प्रोवाइडेड वो और खर्चा करे। It gives gift items costing 30 per unit of sale. It has lucky draws जिसमें हर महीने वो 50,000, 25,000 और 10,000 के तीन प्राइजेस देगा। ठीक है, ऑफ 10,000 का थर्ड प्राइस और 3 consolation prizes of 5,000 each to customers buying the product. Spends 1 lakh on refreshments served every month to its customers. Sponsors the TV program every week at a cost of 20 lakh per month. ठीक है, सो ये सब खर्चे अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बेटा माल ज्यादा बेच पाएंगे। ऑब्वियसली इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट एट 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A or D above. Prepare a cost sheet for the month showing the total cost and profit at 30% and 100% capacity level. तो आपको एक कॉस्ट शीट बनाना है एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन में आपको अलग अलग लेवल्स का वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है, बराबर है, अलग अलग लेवल्स का बेटा वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है और उसके बाद में आपको फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, फिक्स मार्केटिंग के खर्चे और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दिए हुए हैं। यहां तक तो ठीक है। फिर हमें 4 अलग अलग खर्चों के बारे में बात की गई है, हमें 4 खर्चों के बारे में बताया गया है। वो ऐसे खर्चे हैं
वो बेटा ऐसे खर्चे हैं जो मतलब हमें क्या करने होंगे, मतलब ऑप्शनल है। अगर हम लोग 30% तक करते हैं तो अपने को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 100% पर करेंगे तो अपने को ये खर्चा करना पड़ेगा, तभी अपन ये 100% आउटपुट 500 रुपए पे बेच पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ हमें क्या बोला है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है दोनों लेवल पे, जिसमें टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल बनाया जा सके। इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो पर यूनिट हम लोग ऐड करें तो नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। हमें 30% और 100% का कैपेसिटी लेवल पे कॉस्ट शीट बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट हमें लगेगा, और ये है वो फॉर्मेट, कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स 30% आउटपुट, 100% आउटपुट per unit and total cost is ready. Now what I'll do is, सबसे पहले 30% के ऊपर वर्क्स कॉस्ट से शुरुआत होगी। इस बार उन्होंने सीधा वर्क्स कॉस्ट दे दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे दिया है 380 रुपए पर यूनिट। 380 रुपए पर यूनिट, समझने की कोशिश करिए। तो वर्क्स कॉस्ट 30% आउटपुट के ऊपर 380 आने वाला है पर यूनिट। अब 380 ये आ जाएगा, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, 30,000 का 380, 30,000 इंटू 380, ये हो रहा है 1,14,00,000, 1,14,00,000। और आप जब 100% काम करोगे तो आपकी वर्क्स कॉस्ट आने वाली है 310 रुपए। आप 100% जब काम करते हो तो वर्क्स कॉस्ट आने वाली 310 रुपए। तो 310 इंटू 10,000, ये हो रहा है बेटा 31 लाख। 310 इंटू 10,000, 10,000 नहीं सॉरी 1,00,000, हाँ 1,00,000 है ना, राइट। तो 310 इंटू 1,00,000, सो ये हो रहा है 3,10,00,000। ठीक है, सो दैट्स द वर्क्स कॉस्ट। अब अपन क्या करेंगे, वर्क्स कॉस्ट तो हमने डिराइव कर लिया। वर्क्स कॉस्ट डिराइव करने के बाद आपको फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, चाहे आप 30% पे काम करो चाहे आप 100% पे काम करो, ये तो आपको लेना ही है। सो एड फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एड फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1,50,000, ये दोनों में भी आएगा क्योंकि एक फिक्स खर्चा है। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, डिवाइड बाय 30,000 डिवाइड बाय 1,00,000, 1.5 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऐड, हमें और क्या खर्चा करना है, फिक्स मार्केटिंग खर्चा करना है 2.5 लाख रुपया। फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 30,000, ये हो जाएगा 8.33। वैसे ही यहां पर 1,00,000 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो ये हो जाएगा 2.50। नेक्स्ट, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट, एड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दैट इज 30 रुपीज पर यूनिट। तो हम यहाँ पे 30,000 यूनिट बना रहे हैं, सो 30 इंटू 30,000, यहाँ पे 30 इंटू 1,00,000, अब सबका टोटल कर लिया हमने यहाँ पे। चलिए, सो ग्रॉस एक्सपेंसेस बिफोर इनकरिंग फर्दर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और अब अपन कौन कौन सा इसमें खर्चा करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हम इसमें कौन कौन सा खर्चा करने वाले हैं, तो आपको बोला है आपको 100% आप आउटपुट बेच सकते हैं 500 रुपए के हिसाब से। कितने में बेच सकते हो, 500 में बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन गिफ्ट आइटम देंगे 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ सेल। गिफ्ट आइटम्स 30 रुपीज पर यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, 30 रुपीज पर यूनिट, तो 30 इंटू 30,000 और 30 इंटू 1,00,000,
तो ये अपने को एक खर्चा करना पड़ेगा, बराबर है। नेक्स्ट, लकी ड्रॉ हमें करने पड़ेंगे, और लकी ड्रॉ हर महीने बेटा कितना खर्चा होगा, 50,000, 25,000, 10,000 हो गए कितने, 50, 25, 75, 10, 85, और फिर 3 प्राइजेस देने पड़ेंगे 5,000 के, तो 5, 5, 5 ऐसे 15,000 का वो, और बाकी का 85 यानी 1 लाख का हमारा खर्चा हो जाएगा। 1 लाख का बेटा हमारा खर्चा हो जाएगा लकी ड्रॉ का। लकी ड्रॉ का खर्चा हमारा 1 लाख का आने वाला है। अरे यार मैं इसमें क्यों ऐड कर रहा हूं ना बाय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, 1 लाख इसमें ऐड होगा क्योंकि इसमें तो अपन खर्चा करने ही नहीं वाले हैं एक्स्ट्रा। तो 1 लाख से इसे डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 1 रुपी पर यूनिट। क्या हो जाता है व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स यू आर रनिंग इनटू योर माइंड ना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। चलो नेक्स्ट, it spends 1 lakh on refreshments served every month to its customers। तो रिफ्रेशमेंट्स का खर्चा 1 लाख, अगेन हम उसे डिवाइड करेंगे 1 लाख यूनिट से, तो 1 रुपए का खर्चा। और हमें स्पॉन्सर करना होगा एक टीवी प्रोग्राम 20 लाख रुपए का, स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम। स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम हाउ मच, 20 lakhs। इस बात है 20 रुपए पर यूनिट का खर्चा। तो वॉज द टोटल कॉस्ट नाउ अंडर वेरियस अल्टरनेटिव्स, टोटल कॉस्ट कितना होगा। ऑब्वियस बात है इसमें तो चेंज नहीं होने वाला, राइट। और अब हम इसे कंपेयर करते हैं प्रॉफिट मतलब सेल्स प्राइस से। ये 500 पे बेचा जा सकता है 100% वाला, और ये वाला कितने पे बेचा जा सकता है 30% वाला, 550 पे। तो 550 पे बेचा जाएगा ये वाला, और ये बेचा जाएगा 500 रुपए पे। तो इसमें हम लोग कमाने वाले हैं 104 रुपए, और इसमें कितना कमाएंगे हम लोग, कमाने वाले बेटा 126.67। सो मल्टीप्लाई बाय 30,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 30,000 यूनिट्स। सो हमारा 1,65,00,000 का सेल हुआ, जिसमें से 1,27,000 का हमारा कॉस्ट और 38 लाख का प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो हमारा इसमें प्रॉफिट 1,04,00,000 होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको यही वाला करना चाहिए, आपको यही वाला करना चाहिए। कौन सा, जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ कॉस्ट शीट लेने को कहा है, बनाने को कहा है, उन्होंने ये डिसीजन लेने को नहीं कहा है कि आपको क्या करना है। तो वो आपको डिसीजन नहीं देना, आपको सिर्फ कॉस्ट शीट बनाना था, तो हमने कॉस्ट शीट बना लिया, ठीक है। फिर भी बेटर है राइट योर एडवाइस। प्रॉब्लम क्या है ना, अपन एडवाइस लिख देंगे, सिंस प्रॉफिट इज हायर, प्रॉफिट इज हायर अंडर द सेकंड अल्टरनेटिव, it is advised that company should opt for that। opt for that, ठीक है। तो हमारी ये जो कंपनी ए लिमिटेड, तो उसे ये वाला सेकंड अल्टरनेटिव करना चाहिए। चलिए, सो ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये दोनों आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे। और अब चलते बेटा आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने एक रिसेंट पेपर का लिया हुआ है, December 21 पेपर, जो हमारा मोस्ट रिसेंट पेपर अभी तक हुआ है। उसका 10 मार्क का ये सवाल था, DFG लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स फॉर ऑफिस एंड स्कूल पर्पसेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग्स फॉर मंथ ऑफ September 19। आई होप पहले के क्वेश्चंस तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर कुछ है तो पूछ लो। Leather sheets and cotton clothes are the main inputs, and the estimated requirement per bag is 2 meters of leather sheets and 1 meter of cotton cloth. 2,000 meters of leather sheets and 1,000 meter of cotton clothes are purchased at 320 and 15,000 respectively. Freight paid on purchase is 8,500. Stitching and finishing needs 2,000 man hours at 80 per hour. Other direct cost 10 per hour is incurred. DFG has 4 machines at a total cost of 22 lakh. Machine has a life of 10 years with a scrap value of 10% of the original cost. Depreciation is charged on SLM method.
The monthly cost of administrative and sales office expenses are 45,000 and 72,000 respectively. DFG pays 1,20,000 per month as rent for a 2,400 square feet factory premises. Office and administrative and sales office occupies 240 square feet and 200 square feet of the factory space. Freight paid on delivery of finished bags. During the month 35 kg of leather and cotton cuttings are sold at 150 per kg. So there's some scrap value as well. There's no opening closing of input. There is 100 bags of stock that is left at the end of the month. Prepare a cost sheet for the month of September 19 showing the cost of RM consumed, prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold and cost of sales. तो ये सब आपको करना है, मतलब एक बेसिकली कॉस्ट शीट आपको बनाना है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा. ठीक है. अब इस केस में मतलब मैं सिर्फ एक कॉस्ट शीट बोला है तो हम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं फटाफट. तो दिस इज अ कॉस्ट शीट और 100 बैग्स का ये है तो मुझे पर यूनिट का कॉलम लगेगा ही आगे जाकर. ठीक है, क्योंकि 100 बैग्स मेरी स्टॉक में तो मुझे उसका वैल्यूएशन भी करना होगा. राइट, मुझे बेटा उसका वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा. मैं क्या कर सकता हूँ पर यूनिट के लिए, जैसे मैंने आपसे लास्ट में कहा था, मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि आप पूरे इसको एक साथ जितना प्रोडक्शन आपने किया है उसे डिवाइड कर करके कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हमने कितना प्रोडक्शन किया है यहाँ पर ऐसे कहीं पे दिख तो नहीं रहा है. ठीक है, देख लेंगे, क्वेश्चन में समझ में आ ही जाएगा आगे जाके. चलिए, सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट. डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल को लाने तक का खर्चा भी दिया हुआ है. उसके बाद लेबर है, अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है. ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, आई एम हैविंग डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड. ठीक है, ओपनिंग एड परचेजेस. ओपनिंग तो कुछ था नहीं इस बार. देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग फॉर इनपुट, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो है नहीं. सीधा सीधा परचेजेस ले लीजिए और उसके रिलेटेड खर्चे ले लीजिएगा और दो दो आइटम्स है तो थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, उसका फ्रेड भी इधर ही आ जाएगा. उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं बेटा, याद रखिए जब भी आप एग्जाम में भी करोगे ना तो पहले आपको फॉर्मेट रेडी कर लेना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्विंग करो तो फटाफट होगा, प्रॉपर होगा. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद में आपका क्या आने वाला है. सो यू विल गेट द प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के बाद यू विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग एफ जी, तो वो सब मैं नहीं कर रहा हूं. राइट, देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग एफ जी. ओके, I get after factory cost I get the cost of factory cost. और उसके बाद आती है पांच चीज़ें. पांच चीज़ों में से ना यहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, ना R&D है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला ऐसा भी कोई मुझे दिखा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा हुआ है. तो सिर्फ क्रेडिट फॉर रिकवरीज जरूर एक है, कटिंग्स हमने कुछ बेची है तो वो आपको यहाँ से लेस कर लेनी चाहिए. लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, या हमें लेस कर लेना चाहिए. व्हाट यू गेट इज यू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में हमें क्या मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में आता है बेटा ओपनिंग क्लोजिंग एफ जी एडजस्ट करना होता है हमें. ऐड यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, ऐड ओपनिंग एफ जी लेस क्लोजिंग एफ जी, और वो एडजस्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग एफ जी एडजस्ट किया, यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जिसके बाद हमें बहुत सारे और खर्चे लेने पड़ते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स ऑफिस के खर्चे हैं, सेलिंग ओवरहेड्स. इसमें वो थोड़ी एडजस्टमेंट्स है बेटा रेंट वगैरह की, तो रेंट वगैरह की एडजस्टमेंट्स है तो वो अपने को यहाँ पे करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखना पड़ेगा अपने को. फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे थोड़ी सी जगह लगेगी अपने को. तो सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमने ऐड किया.
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, and finally what I'll get is I'll get the cost of sales. चलिए, सो ये एक फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया है, अब फटाफट इसको करते जाते हैं. सो व्हाट इज द परचेजेस? DFG Limited manufactures leather bags and for office and school purpose. The following information is related with production of leather bags for month of September 19. Leather sheets and cotton clothes are main input. For estimated requirement is 2 bags. Per bag is 2 meters of leather sheets and 1 meter of cotton cloth. Okay. So 2000 meters multiply by how much? 2000 meters are purchased at 3,20,000. 2000 meters leather sheet कितना आ रहा है? 3,20,000. लेकिन आउटपुट कितना आएगा समझने की कोशिश करिए. पर बैग के लिए आपको 2,000 लग रहे हैं. पर बैग के लिए आपको 2,000 लग रहा है. तो सॉरी यार, पर बैग के लिए आपको 2 मीटर लग रहा है. तो 2,000 मीटर यानी हमने 1000 बैग बनाया होगा. सो डिवाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर आ जाता है 320. ठीक है. उसके बाद आता है 1000 मीटर का कॉटन क्लोथ. 1000 मीटर का बेटा कॉटन क्लोथ, इसका खर्चा है 15,000. तो ये आ रहा है 15 रुपये यूनिट का. ये आ रहा है 15 रुपये यूनिट का. फिर इसके ऊपर फ्रेट है 8500. फ्रेट भी इधर ही ऐड करना है. फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्रेट ऑन परचेजेस 8500. 10,000 से डिवाइड किया, व्हाट आई गेट इज RM कंज्यूम्ड. RM कंज्यूम्ड. ओके, RM कंज्यूम आई गॉट. नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर अभी अपने को लेने का है. स्टिचिंग एंड फिनिशिंग नीड्स 2000 मैन आवर्स और 80 पर आवर. स्टिचिंग and finishing 2000 at 80. Okay, 2000 multiply by 80 कितना हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसको डिवाइड किया 10,000 से, 12 रुपये यूनिट का. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या बोला गया आपको? अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 पर लेबर आवर इज इनकर्ड. अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10 पर लेबर आवर. तो हमारे लेबर आवर है 2000. 2000 इंटू 10, तो 10,000 से डिवाइड किया, ये हो रहा है 2 रुपये. प्राइम कॉस्ट हमें मिल गई क्योंकि और भी कुछ और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं यहाँ पे. अब आपको आगे बोला है ये डिप्रिसिएशन का. और एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा अगर मिस्टेक्स होती है इस क्वेश्चन में तो वो यही होती है. DFG has 4 machines at a total cost of 22 lakh. Machine has a life of 10 years with a scrap value of 10% on original cost. ठीक है. Depreciation is charged on SLM method. तो 4 machines हैं जिसका टोटल कॉस्ट है 22 लाख रुपए का. बराबर है. मशीन की लाइफ है 10 साल. मशीन की लाइफ कितनी है बेटा? 10 साल. ठीक है. सो 22 लाख जिसका टोटल कॉस्ट है, 22 लाख का 10 साल का लाइफ है और 10% उसका स्क्रैप वैल्यू है 10 विद 10 इयर्स लाइफ, और उसका स्क्रैप वैल्यू है 10%. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिप्रिसिएशन कैसे निकालें. मैं काम करता हूं, इसका एक वर्किंग नोट ही आपको बना के बता देता हूं तो ज़्यादा सेफ रहेगा. डिप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना देता हूं क्योंकि सबसे ट्रिकी एडजस्टमेंट अगर कोई है तो वो यही है. डिप्रिसिएशन, सबसे पहले अपने पास मशीन्स कितनी है बेटा? अपने पास 4 मशीन्स है जिसका टोटल कॉस्ट है 22 लाख. सो कॉस्ट ऑफ मशीन्स इज 22 lakhs.
कॉस्ट ऑफ मशीन है 22 लाख। उसके बाद आपको बोला है उसका स्क्रैप वैल्यू है 10%, लेस स्क्रैप वैल्यू, तो इसका 10% स्क्रैप वैल्यू, ये बचा 2,20,000 गया, तो डेप्रीशिएबल अमाउंट आपको मिल जाएगा डेप्रीशिएबल अमाउंट 1,19,80,000। और उसका यूजफुल लाइफ कितना है? उसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है? हमारा डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है? दिस डिवाइड बाय 10, तो हमारा डेप्रीसिएशन है 1,98,000 यूनिट्स, राइट? सॉरी, 1,98,000 हमारा डेप्रीसिएशन है। अब स्टूडेंट्स यहां तक तो कर लेते हैं, यहां तक तो कुछ ट्रिकी पार्ट नहीं था, बराबर है। लेकिन दिक्कत कहां है बेटा? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये जो 1,98,000 का ये जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन तो साल का है, और हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। डेप्रीसिएशन तो आपने निकाल लिया, लेकिन वो पूरे साल का निकाला है, और आप ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं सिर्फ एक महीने के लिए, तो आपको ये सिर्फ एक महीने का लेना पड़ेगा। सो डेप्रीसिएशन फॉर 1 मंथ, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट इज 16,500। इतना ही आपको डेप्रीसिएशन लेना चाहिए। तो ये वाला एक ट्रिकी पार्ट था बेटा, ये वाला रिसेंट जो क्वेश्चन आया आपके एग्जाम्स में, उसमें तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। डेप्रीसिएशन ब्रैकेट में रेफरेंस वर्किंग नोट 16,500, 1.65 हो रहा है पर यूनिट। उसके बाद मंथली कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स ऑफिस स्टाफ आर 45,000 एंड 72,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग स्टाफ का मंथली कॉस्ट, मंथली फिक्स कॉस्ट कितना बेटा? इसका 45,000, और इसका कितना है? इसका सेलिंग वाले का, सेलिंग वाले का है 72,000। ये हो गया। डीएफजी लिमिटेड, डीएफजी पेज 1,20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर 2400 स्क्वायर फीट का प्रीमाइसेस। लेकिन ये जो प्रीमाइसेस है उसमें से 240 फीट और 200 फीट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स स्टाफ जो है वो रखते हैं। तो चलो पहले रेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ निकाल लेते हैं। रेंट अपॉर्शन्ड या रेंट अलोकेटेड, भाई 1,20,000 2400 का है, तो 240 का कितना? ऑब्वियस बात है 12,000। कैसे निकालोगे? 1,20,000 2400 का है, तो डिवाइड करते हमें एक यूनिट का मिल जाएगा, एक स्क्वायर फीट का मिल जाएगा, जो कि 50 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये आ जाएगा 12,000 का हमारा रेंट अलोकेटेड होगा इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। सेलिंग के लिए 200 यूनिट बोला हुआ है, तो सेलिंग के लिए रेंट कितना आएगा? 50 इंटू 200, तो ये आ रहा है 10,000 का हमारा रेंट। और फिर फैक्ट्री के लिए कितना बचेगा? फैक्ट्री में कितना रेंट अलोकेट होगा? फैक्ट्री के लिए बेटा कितना रेंट जाएगा समझने की कोशिश करिए। टोटल हमारा खर्चा कितना है? 1,20,000। 1,20,000 में से हमने नीचे 12,000 दिया और 10,000 दे दिया, तो हमारा इसका खर्चा बचा 98,000। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 440 फीट तो चले गए हैं 2400 में से, तो 1960 फीट बचे होंगे, ठीक है ना? 1960 मल्टीप्लाई बाय 50, वो भी उतना ही आता है 98,000। ठीक है, 1960 फीट इंटू 50 रुपया फीट का। अगेन आप 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे। आगे फ्रेट पेड ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग्स 18,000। वेयर हाउसिंग का खर्चा, वेयर हाउसिंग बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रेट ऑन डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड बैग्स खर्चा है
18,000. During the month, 35 kg of leather and cotton cuttings are sold at 150 per kg. तो क्रेडिट फॉर रिकवरीज में जाएगा, लेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेस करना, ये बात ध्यान में रखिए। 35 किलो इंटू 150 रुपए, 35 इंटू 150, ये अपने को पैसे मिले तो 5250 लेस कर लीजिएगा। ओपनिंग तो कुछ था नहीं, लेकिन क्लोजिंग में अपने पास 100 बैग्स पड़ी थी, क्लोजिंग में अपने पास 100 बैग्स पड़ी थी, तो वो अपने को बस ध्यान में रख के अभी करना पड़ेगा। तो अब सब कुछ हो चुका है, अब बस फटाफट फटाफट सम अप करते जाओ इसको। फैक्ट्री कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट हमने निकाल लिया था, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो ये आ गया। क्रेडिट फॉर रिकवरीज उसमें से लेस कर लिया, .53। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो मैंने गड़बड़ कैलकुलेट, क्योंकि ये 10,000 यूनिट का है, ये 10,000 का है, फिर ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, का टोटल, फिर इसका टोटल मैच 10,000 ही यूनिट। ये 1,000 था, और मैंने आगे शायद 10,000 से डिवाइड कर दिया है। तो 603.25 आ रहा है, ठीक है। 1,000 का हमारा प्रोडक्शन था ना, 10,000 का नहीं है। 2,000 मीटर्स वेयर फॉर पर बैग, बाई मिस्टेक आई वॉज डिवाइडिंग बाई 10,000 इज, चलिए। अब ओपनिंग एफजी तो कुछ था नहीं, लेकिन क्लोजिंग में उसने कहा था आपसे कि क्लोजिंग में देयर आर 100 बैग्स इन स्टॉक। क्लोजिंग में कितने बैग्स है बेटा स्टॉक में? 100 बैग्स अपने पास पड़े हैं, 1,000 बैग्स हमने बनाई, 100 बैग्स अपने पास बाकी है। तो आप एक काम करिए, दिस इंटू 100 बैग्स कर लीजिए और उतना घटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको मिल जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसका वैल्यूएशन तो उतने का उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 603.25 ही रहने वाला है पर बैग जो है, क्योंकि अब ये आप 900 यूनिट से डिवाइड करेंगे। सो 603.25 आपका ये इतने का इतना ही रहेगा, और इसके बाद में बाकी के आगे के जितने भी खर्चे हैं वो सब 900 से ही डिवाइड होंगे, वो सब 900 यूनिट से ही डिवाइड होंगे। तो 900 900 900 और 900 ये हमने डिवाइड कर लिया। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आराम से आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का हमने वैल्यूएशन किया। बेटा यहाँ पर एक चीज आपको ये बस समझनी रहती है कि क्लोजिंग एफजी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना बेटा, वो जो पर यूनिट आता है, उसी का आपको उसी से क्लोजिंग एफजी को एडजस्ट करना पड़ता है, उसी से क्लोजिंग एफजी को मेजर करना पड़ता है, अज्यूमिंग अ फीफो बेसिस, अज्यूमिंग अ फीफो बेसिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू दैट। Okay, so this way we solve this question. This you have to divide this by 900 now.
if we divide this entire cost by 900, I'll just cross verify whether it's matching. सही है, ठीक है. So this way we solve this kind of questions. Any doubts in this? Any doubts? Fine. फाइन. सो दैट इज ऑल फॉर द रिवीजन. ओके, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में बेटा पूरे कॉस्ट शीट को स्टडी किया, उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए. ठीक है. सो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है थॉरली कवर हो चुका है ना. प्रैक्टिस करते रहिए इसका. ठीक है, हम लोग ऐसे ही रिवीजन लेक्चर्स करते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.